हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ थर्ड की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अप्लाइड मैथ थर्ड की सेकेंड यूनिट क्या है, आपके एग्जाम में ये कितने मार्क्स की पूछी जाती है, साथ ही साथ इस यूनिट के अंतर्गत हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो कौन कौन से हैं। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपनी यूनिट सेकेंड अर्थात अप्लाइड मैथ थर्ड की यूनिट सेकेंड को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, वो आपकी प्रिपेयर होने चाहिए। वो टॉपिक कौन कौन से हैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपकी यूनिट सेकेंड जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले आपकी एक यूनिट है जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं, उसको अभी इस वर्ष मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके पहले मैं उन 3 चैप्टर्स के ज़बरदस्त लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। उन सारे लेक्चर्स का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अगर वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो उनको आप सभी लोग वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी फटाफट से आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जितनी बातें आपको मैं बताता चलूंगा उनको ध्यान से समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइड मैथ थर्ड यूनिट सेकेंड। जो आपकी यूनिट सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है अवकल गणित, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के लिए 10 मार्क्स डिसाइडेड हैं, अर्थात इस यूनिट से आपके एग्जाम में मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इट मींस अगर आप इस यूनिट को कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके देखो बोर मत होइएगा, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अभी तक अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, फर्स्ट क्लास है अभी तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। लेक्चर में प्रेजेंट लिखना है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो बेहतर तरीके समझाऊंगा, बोर मत होइएगा, जो जो कहूंगा ऐसे आप नोट कर दीजिए अपनी कॉपी में। आप जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख करके इसको नोट करिए, और जो टॉपिक आपको बताता चलना उसको आप ऐसे ही नोट करते रहिए, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 3 चैप्टर्स आपके फर्स्ट यूनिट में थे जो कि मैट्रिसेस था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको पढ़ सकते हो। चैप्टर 4 जो है डियर स्टूडेंट्स ये छोटा सा चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर को हम 2 ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। चैप्टर का नाम है 2 तथा 3 चरों के फलन एवं अंतरिक्ष में उनकी पहचान, फंक्शंस इन 2 and 3 वेरिएबल्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल 1 ही वेरिएबल में होते हैं, जो पहले हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। जब कोई फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल में होता है तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है या अलग अलग टाइप के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फंक्शन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, तो वो हमें फंक्शन दिया गया होगा, हमें पहचानना होता है कि इसका कर्व कैसा होगा या ये किस तरह के फिगर को वहां पर रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर इसका होगा, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है आंशिक अवकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में अच्छे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप सभी लोगों को तैयार रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखो, इस आंशिक अवकलन को समझने के लिए अवकलन, ध्यान दो, अवकलन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ये जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था वो आपको बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए।
अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको आंशिक अवकलन, जैकोबियन, सदिश फलन का अवकलन, ठीक है, सदिश का अवकलन, ठीक है, सदिश का अवकलन या ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ये मतलब ये सारी चीज़ें समझने में समस्या होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन आता हो, और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। आई होप आपको तैयार होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, उसमें डिफरेंशिएशन मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, उसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे, डिफरेंशिएशन बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको चेन रूल नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको बेहतर लेक्चर मिलेगा। लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप लिखिएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर मिलेगा। आपको डिफरेंशिएशन कुल मिला के बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है, तभी आपको आंशिक अवकलन, तभी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। अगला चैप्टर आपका होगा जैकोबियन, जिसको हम इंग्लिश में जैकोबियंस कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा है सदिश का अवकलन या सदिशों का अवकलन या वेक्टर, सदिश अवकलन केवल होगा इसमें, वेक्टर डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग कहते हैं। अगला चैप्टर है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एवं कर्ल, इंग्लिश में भी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के नाम से जानेंगे। अगला चैप्टर है द्विगुण एवं त्रिगुण समाकलन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप सभी लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन पढ़ा है और आपने उसमें देखा इंटीग्रेशन काफ़ी लेंदी था, कई सारे चैप्टर, हर एक टाइप के इंटीग्रेशन आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता चल चुके हैं। यहां पर हम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब 2 बार या 3 बार इंटीग्रेशन अगर हमें करना पड़ेगा तो हम वहां पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे या यहां पर हमको सीखना है। तो यह देख करके ही आप सभी लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसका मतलब डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमें सिंगल इंटीग्रेशन आता होगा, मतलब एक बार। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी लोगों ने अप्लाइड मैथ सेकेंड पढ़ी है, उसमें जो इंटीग्रेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा है, कम से कम इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलों को आप सभी लोग जरूर से ज़रूर रिवाइज कर लेंगे, तभी आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आई जाएगी। इट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए और इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। वही बात मैं फिर से कहूँगा, इंटीग्रेशन नहीं आती है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन का कोई भी प्रोसेस, कोई भी तरीका आपको नहीं आता है, मैं सब पे लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसकी हेल्प से आप सभी लोग अपना इंटीग्रेशन तैयार कर पाएंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सदिशों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं ये भी हम सभी लोग इसी यूनिट में सीखने वाले हैं। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स हैं और इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। बेहद 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इस यूनिट में चैप्टर्स ज़्यादा हैं, उसकी तुलना में मार्क्स कम हैं, लेकिन बिना इस यूनिट को पढ़े हुए हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस यूनिट को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं इस यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे अभी देखा जाए तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इससे एक आध नंबर के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, लेकिन ये नेसेसरी है। अगर हमें इन फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फंक्शन का ही जैकोबियन की निकाला जाएगा। तो हमें जब फंक्शन पता ही नहीं होगा तो आगे की चीज़ों को हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए फटाफट से मैं साइड हो रहा हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी नोट्स में। आप सभी लोगों ने नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना ली होगी। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझाने चल रहा हूँ आपका अपना चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। अब मैं इसकी शुरुआत करने चल रहा हूँ, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। ठीक है, तो हमारा इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है 2 तथा 3 चरों के फलन एवं अंतरिक्ष में उनकी पहचान, फंक्शंस इन 2 and 3 वेरिएबल्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। देखो डियर स्टूडेंट्स,
2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में जो फंक्शंस हैं उनको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शन होते क्या हैं। मैं इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन शब्द फिर से यूज़ हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फंक्शन क्या होता है, फिर धीरे धीरे कर करके सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ व्हाट इज फंक्शन, फलन क्या होता है। फंक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फलन। ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये मैं अपने तरीके से आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ। बाकी फंक्शन की डेफिनेशन अलग होती है, उसमें आपको बताया जाता है कि एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है, उसमें तमाम कंडीशंस होती है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको लेकर के नहीं जाऊँगा। अपने एंड से अपने तरीके से फंक्शन को समझाने का मैं आपको प्रयास करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहला काम है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग राशियों को समझ लें। ध्यान से हमारी बात को सुनने चलिएगा। राशियां जिनको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्वांटिटीज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। बातों को खूब ध्यान से सुनते चलेंगे, अभी फंक्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। राशियां मतलब क्या होता है, क्वांटिटीज होता है। और आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, राशियाँ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है चर राशि, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा उसको हम बोलते हैं अचर राशि, है ना, अचर राशि, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने बहुत पहले से ये पढ़ रखा है कि वे राशियां जिनका मान स्थान से स्थान या समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उन्हें हम चर राशि कहते हैं। जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें हम लोग जनरली अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अब जो चर राशियां होती हैं आगे चल के इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। ध्यान से चलना, स्किप मत करना कभी। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम होता है परतंत्र चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक, आपको पता है कि चर राशियों को जनरली हम लोग x, y, z इन सब से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मैं आपको फंक्शन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ध्यान रखना। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने लिख दिया y = x+2, ध्यान से सभी लोग इसको देखिए। अब मुझे आप बताएंगे कि x यहाँ पर क्या है सर, वेरिएबल है, और y भी यहाँ क्या है, वेरिएबल है ना, क्योंकि x की वैल्यू भी बदलेगी और y की भी वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। तो x और y यहाँ दोनों के दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। लेकिन इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और 3 पुट करें तो कितना आएगा, 5। तो हम वैल्यू पुट किसकी कर रहे हैं, x की। मीन्स x की वैल्यू को पुट करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंटली जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x यहाँ क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर बोला जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। जबकि y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परतंत्र चर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझो, हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा y = x+2। तो यहाँ पर हमने पाया कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंडेंट है। तो क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। y x पर डिपेंड करता है या y x पर निर्भर करता है, ऐसा हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। अब कोई किसी पर डिपेंड कब करता है, जब वो उसका कोई रिलेशन होता है, तो हम लिख सकते हैं y रिलेटेड टू x, ये भी लिख सकते हैं। इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो फॉलो होनी चाहिए तभी फंक्शन होता है, बट उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और इसको लिखा कैसे जाता है ये जान लीजिए। इसको लिखते हैं डिनोटेड बाई
y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो नॉर्मली बस आपको इतनी सी बात दिमाग में बैठा लेना है, अगर कहा जा रहा है कि y x का फंक्शन है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। अगर y x का फलन है तो इसका मतलब बस इतना सा है कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। बाकी सारी बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रोसेस है, उतना आपको नहीं जानना है। मैंने सिंपल से यहाँ पर क्या ले लिया कि एग्जाम्पल जिसमें y और x दो अलग अलग वेरिएबल थे। मैंने x को बोला कि स्वतंत्र है, y परतंत्र है। आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैं इसको x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 भी लिख सकता हूं। अब y जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ फंक्शन वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन, या वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट ऑफ द रिलेशन। जैसा लिखा है वैसा ही उसे हमें समझना होता है। ऐसा लिख उठेगा डेफिनेटली एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा। और ऐसे लिखा है तो वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो सारी बातें दिमाग से निकालते हुए बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई किसी का फंक्शन है, इसका मतलब उसकी वैल्यू उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अगर हमने बोल दिया कि y x का फंक्शन है, इसका मतलब कि y डिपेंड्स ऑन x। अब तमाम प्रकार के फंक्शंस जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाए तो y यहाँ पर आप देखोगे तो y डिपेंड्स ऑन x, y x पर डिपेंड करता है। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का क्या है डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन है। अब हमारे सिलेबस में है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 तथा 3 चरों के फलन एवं अंतरिक्ष में उनकी पहचान। कहने का मतलब हमारा कोई ऐसा फंक्शन जिसमें मोर देन 1 वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, जिसमें 2 वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। वो हमारा हो जाएगा ऐसा फंक्शन जो कि किस में है, 2 वेरिएबल में है। जैसे सपोज करो हम y इक्वल टू लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस है ना 2t लिख दें, तो अब y डिपेंड्स ऑन, बोलो कहाँ कहाँ डिपेंड करता है भैया, y डिपेंड्स ऑन x एंड t बोथ। y की वैल्यू जो होती है वो x और t दोनों में क्या, दोनों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ, y इज फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, और इसको y इक्वल टू हम एफ एक्स कामा टी लिख करके ऐसे डिनोट करेंगे कि y की जो वैल्यू है वो x और t दोनों पर डिपेंड करती है। तो y x और t दोनों का क्या है, फंक्शन है। तो जब किसी की वैल्यू केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी तो वो क्या होगा, फंक्शन इन 1 वेरिएबल होगा। और किसी चीज़ की वैल्यू 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी तो फंक्शन इन 2 वेरिएबल होगा। और किसी चीज़ की वैल्यू 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, फंक्शन इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को हमारी, धीरे धीरे कर करके। जैसे सपोज करो u इक्वल टू हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y है ना प्लस 3z। अब जरा यहाँ देखो u जो हमारा है, u की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स किस पर डिपेंड करती है, जरा देखो आप लोग। तो u की जो वैल्यू है उसको आप देखेंगे तो u की वैल्यू x पर, y पर और z पर, इन तीनों पर डियर स्टूडेंट्स क्या करती है, डिपेंड करती है। इट मीन्स u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। u जो है वो किसका किसका फंक्शन है, x का, y का और z का, तीनों का फंक्शन है। तो हम लिखेंगे u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम लिख देंगे और इससे क्लियर हो जाएगा कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। व्हाट इज अ फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। जैसे कहीं लिखा है क्या, y इक्वल टू सपोज करो कहीं लिखा है एफ टी, इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ t, y t का क्या है, फंक्शन है। y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, t पर डिपेंड करती है, इसलिए y t का फंक्शन है। y की वैल्यू थीटा पर, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया y इक्वल टू साइन थीटा, तो बोलो y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, थीटा पर, तो y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो फंक्शन का मतलब सिंपल सा, जब कोई चीज किसी पर डिपेंड करेगी तो वो उसका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर उसकी वैल्यू केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करती है तो वो क्या हो जाएगा,
फंक्शन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू एक से अधिक वेरिएबल पर डिपेंड करती है तो फंक्शन मतलब तो 2 वेरिएबल होगा तो फंक्शन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अगर उसमें 3 वेरिएबल होंगी तो फंक्शन इन 3 वेरिएबल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ये आप सभी लोगों को अब बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में करना क्या है, लिखा है 2 तथा 3 चरों के फलन एवं अंतरिक्ष में उनकी पहचान। हमें 2 वेरिएबल वाले और 3 वेरिएबल वाले फंक्शन के रूप में इक्वेशन दिए जाएंगे और हमें ये पहचान करना होगा कि ये फंक्शन किस चीज़ को डिपेंड करते हैं। जैसे अभी आप देखो, एक लिख दें x² + y² = 25। अगर आपको याद हो तो आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम सर्कल्स अर्थात वृत्त है। और उसमें अगर आपको याद हो तो आप ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हो आप लोग, तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x² + y² = कितना, a² होता है। और ये जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया होगा और ये क्या है, इन 2 वेरिएबल है। इन कितना वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल है। ध्यान देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल इंक्लूडेड हैं, तो 2 वेरिएबल में एक फंक्शन आपके पास दिया गया है। आपको ये पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फंक्शन किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पर पढ़ा हुआ है, क्लास अभी आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है कि ये किसको डिपेंड करता है सर, एक सर्कल को क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे ही मान लीजिए y² = 4ax आ गया, तो इसको देख करके आपको ये पहचान करनी होगी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर मान लो x² + y² + z² = 7 आ गया। अब ये देखो कितने वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल का हो गया। तो हमें ये पहचानना होगा कि ये फंक्शन किस तरह के वक्र को या किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, पैराबोला को, हाइपरबोला को, इलिप्स को, है ना, कोन को, सिलेंडर को, किसको रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, समझना होगा। अब देखो कैसे हम सभी लोग किसी भी दिए गए इक्वेशन को देख करके ये पहचान पाएंगे कि किसका इक्वेशन है, ये हम सभी लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में सीखना है। इस चैप्टर में सिंपल सा आपको इक्वेशन दिया जाएगा और उस इक्वेशन को देख करके ये पहचानना होगा कि ये इक्वेशन किसका है। ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, ये चीज़ हमें समझना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की पहचान करेंगे, फिर 3 वेरिएबल वाले फंक्शन की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। अब कुछ नोट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट ये है कि अगर हमारा 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है, ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, आप कह सकते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 चरों में ना। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, 2 चर हो गया, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, समीकरण हो गया। अगर हमारा कोई इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन फिगर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा डियर स्टूडेंट्स प्लेन फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान दो, प्लेन फिगर में क्या क्या आता है। प्लेन फिगर में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। दूसरा जो आता है वो प्लेन फिगर में हमारा सर्कल आएगा। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा पैराबोला, ठीक है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मानते क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा। अभी आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, जैसे जैसे हम आगे की तरफ पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सर्कल का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वृत्त होता है। पैराबोला का मतलब हिंदी में जो है परवलय होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है दीर्घवृत्त, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त बोलेंगे हिंदी में। और इसके अलावा क्या होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा, हाइपरबोला, जिसको हम लोग बोलते हैं अति परवलय। क्या बोलेंगे, अति परवलय डियर स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं। इतने सारे फिगर हो सकते हैं। कहने का मतलब जब 2 वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आकर के मिलेगा तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। तो इनकी पहचान हम सभी लोग कैसे करेंगे, ये हमें यहाँ पर सीखना है। दूसरी चीज, अगर हमारा, ठीक है, 3 वेरिएबल आ गया, उसमें क्या आ गया,
3 वेरिएबल आ गया, ठीक है। 3 वेरिएबल अगर आ गया तो 3 वेरिएबल में वो जो है अलग अलग चीज़ को दिखा, देखो 3 वेरिएबल में वो जो है वेक्टर फॉर्म में चला जाता है, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में भी वो जो है लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब 3 वेरिएबल में इक्वेशन दिखेगा और क्यूब वहाँ पर लगा होगा, तो हम लोग जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर जितने भी इक्वेशन मिलेंगे वो आप सभी लोगों को यहाँ पर क्वाड्रेटिक मिलेंगे ना, द्विघात मिलेंगे। दो चरों के साथ दो घात लगा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन के पेयर को हमेशा दिखाएगा या इन फिगर को इनको दिखाएगा। और यहाँ जो 3 वेरिएबल में होंगे यहाँ पर हमेशा आपको लगभग क्यूबिक दिखेगा, तो यहाँ पर वो सिलेंडर हो सकता है ना, क्यूब, क्यूबाइड या कोन हो सकता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो हमें क्या करना, अब फंक्शन क्या होता है हम सभी लोगों ने ये जान लिया, फंक्शन इन 1 वेरिएबल क्या होता है हमने जान लिया, फंक्शन इन 2 वेरिएबल क्या होता है हमने ये जान लिया, फंक्शन इन 3 वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी हम सभी लोगों ने जान लिया। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हम सभी लोगों को पहचान करनी है। जब हमारे पास इक्वेशन कोई दिया गया होगा तो उस इक्वेशन को हम सभी लोग कैसे पहचानेंगे कि वह इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी पहचान हम सभी लोग करना सीखेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और बताऊंगा, उसके बाद और सारे टॉपिक्स हम सभी लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वो है दो चरों में समान द्विघातीय समीकरण। ध्यान रखो, दो चरों में सामान्य द्विघातीय समीकरण, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे दो चरों में सामान्य द्विघातीय समीकरण, जिसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। ये क्या होता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के नाम से जानते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल करके, ठीक है। ऐसे ही जनरल इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो अगर ये फंक्शन बनाया जाए तो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो x और y, दो वेरिएबल का है तो इन 2 वेरिएबल में हो गया, और क्या लगा हुआ है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। इसका मतलब है किसको किसको दिखाएगा, या तो ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो, या तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, या तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो, पैराबोला को, या किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो ये हाइपरबोला को, या ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे हम इसको जानेंगे कि किस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, वो हम सभी लोगों को यहाँ पर सीखना है। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। अब ऐसे होता है जनरल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री इन 3 वेरिएबल, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन 3 वेरिएबल्स इन 3 वेरिएबल्स। उसको देख लो आप लोग, क्या होता है, एफ एक्स वाई जेड जो होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2hxy या 2fyz कर लो, प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 2gzx, ठीक है, 2gzx हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में 2 अभी एफ हो गया, जी हो गया, अभी एच बचा है, 2hxy हो जाएगा, है ना, 2hxy हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, ux होगा प्लस 2vy होगा, है ना, और प्लस में 2wz होगा, और उसके बाद प्लस d इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। ये होता है हमारा 3 वेरिएबल वाला, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपको काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा होगा। तो कुल मिलाकर के कोई भी अगर हमारा सेकेंड डिग्री का, ये सेकेंड डिग्री का ही है लेकिन 3 वेरिएबल में है ना, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें कोई इक्वेशन दिया गया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे हमें इक्वेशन दिया गया होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, है ना,
और माइनस में 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे अभी इक्वेशन दे दिया गया तो बोलो 2 वेरिएबल में है कि 3 वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में है ना। अगर 2 वेरिएबल में है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही हम सभी लोगों को इस चैप्टर में क्या करनी है, पहचान करनी है। तो अभी आज का ये लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आज मैं इसमें और कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। अभी जो जो बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी हैं उसको मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की तरफ डियर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस करेंगे। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने आप सभी लोगों से कहा कि मैं आपको अप्लाइड मैथ थर्ड की थर्ड यूनिट स्टार्ट कराने चल रहा हूं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अप्लाइड मैथ थर्ड में कितने चैप्टर्स हैं, इससे कितने मार्क्स से क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, मीन्स आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम था अंतरिक्ष में पहचान करना 2 चर वाले और 3 चर वाले फलनों का। इसलिए मैंने ये सोचा कि आप फलन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इस बात की पहचान आप सभी लोगों को पहले करा दी जाए। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन 2 वेरिएबल में है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 2 वेरिएबल पर डिपेंड करती है। फंक्शन 3 वेरिएबल पर है, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू 3 पर डिपेंड करती है, तो 3 वेरिएबल में कहलाता है। तो फंक्शन मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। क्या होगा, हमें अलग अलग इक्वेशन दिए गए होंगे 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में। अगर वो 2 वेरिएबल में दिए गए हैं तो वो किस जो है फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें इसमें पहचान करनी है। अगर वो 3 वेरिएबल में हमारे पास दिए गए हैं तो हमें उनकी क्या करनी है, पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे वो आगे के 2 लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। एक में आपको मैं बताऊंगा 2 वेरिएबल्स वाले फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे, एक में मैं आपको बताऊंगा 3 वेरिएबल्स वाले फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे, और ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक समस्या आप सभी लोगों के सामने आ सकती है। वो समस्या ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास बुक नहीं है, हम लोग क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बुक नहीं है तो जल्द से जल्द आप उसको परचेज करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो जो जो चैप्टर मैं पढ़ाता चलूँगा उसकी PDF बना करके टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप सभी लोग उसको ले करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि केवल और केवल PDF के भरोसे ही मत रखिएगा, क्योंकि मोबाइल से ही सब कुछ नहीं हो सकता है ना। लेक्चर देख करके बुक से क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को सॉल्व करना होता है। बाकी अगर आप सभी लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहां से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको यूनिट 2 स्टार्ट कराई है, जिसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसमें से कितनी चीज़ें कितने हद तक आप सभी लोगों को समझ में आई हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए, जिससे मैं आप सभी लोगों को और बेहतर तरीके से मटेरियल और तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आपकी क्लास बेहतर हो, आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। बस मैं यही चाहता हूँ। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर पसंद आया, लास्ट तक देखो तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।